नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में दो वीडियो में अध्ययन किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनका क्या किया है, अध्ययन किया है। साथ ही प्रस्तावना में उल्लेखित जो शब्द हैं उन शब्दों का क्रम, उनका अर्थ क्या होता है वो समझने का क्या किया है, प्रयास किया है। हमने पिछले वीडियो में स्वतंत्रता, न्याय मतलब जो सत्ता के उद्देश्य हैं, सत्ता के क्या है उद्देश्य हैं, उनमें से न्याय एवं स्वतंत्रता का क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। आज हम इससे आगे का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में जो न्याय है वो न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। इसका हमने अध्ययन कर लिया। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रताएं हैं वो स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की दी गई हैं, 5 प्रकार की दी गई है। इनका हमने क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। ठीक है ना। आज हम अध्ययन करेंगे प्रस्तावना में उल्लेखित समानता का, समानताओं की। तो 2 प्रकार की समानताओं की क्या की गई है, बात की गई है। पहली जो समानता है वो है आपकी कौन सी, प्रतिष्ठा की समानता। कौन सी समानता है, प्रतिष्ठा की समानता है। ठीक है। और दूसरी जो समानता है वो कौन सी है, अवसर की समानता है। कौन सी समानता है, अवसर की समानता है। ठीक है। तो समानता मतलब सरकारी जो सेवाएं हैं उसमें अवसर की समानता या लोक नियोजन में अवसर की समानता। प्रस्तावना में उल्लेखित ये जो 2 प्रकार की समानताएं हैं इनको मूर्त रूप दिया गया है कहाँ, इन दोनों जो स्वतंत्रताएं हैं या समानताएं हैं इनको मूर्त रूप दिया गया है कहाँ, मूर्त रूप दिया गया है कहाँ, FR में, फंडामेंटल राइट्स में इनको क्या किया गया है, मूर्त रूप दिया गया है। मतलब आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक किनका उल्लेख मिलता है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का उल्लेख मिलता है। मतलब प्रस्तावना के साथ साथ ये जो समानताएं हैं इनका उल्लेख मूल अधिकारों में भी आर्टिकल 14 से 18 तक मिलता है। ठीक है। अब आगे जाए हम तो जो प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द हैं, न्याय सबसे पहले, फिर कौन सा, स्वतंत्रता, फिर कौन सा है, समानता। उसके बाद में जो शब्द आता है वो आता है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा शब्द आता है। ठीक है ना। उसके बाद में जो शब्द आता है वो आता है राष्ट्र की एकता। कौन सा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द आता है। राष्ट्र की एकता एवं कौन सा, अखंडता शब्द आता है। ठीक है। और अंत में आता है कौन सा, बंधुत्व। कौन सा शब्द आता है, बंधुत्व। तो क्रम तो इसी प्रकार से है, सबसे पहले 3 प्रकार का न्याय, फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रता, फिर 2 प्रकार की समानता, फिर कौन है, व्यक्ति की गरिमा, फिर कौन है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, और फिर कौन सा शब्द है, बंधुत्व है। ये तीनों जो शब्द हैं ये आपस में क्या हैं, रिलेटेड हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, बंधुत्व की, कि ये बंधुत्व क्या होता है। ठीक है ना। तो बंधुत्व क्या होता है, सबसे पहले हम इसका अर्थ देखें कि बंधुत्व किसे कहते हैं। तो बंधुत्व का मतलब होता है ब्रदरहुड। बंधुत्व का मतलब क्या होता है, ब्रदरहुड होता है। ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम, बंधुत्व। तो बंधुत्व का मतलब क्या हो गया, आपसी भाईचारा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है क्या, आपसी भाईचारा। ठीक है ना। कौन सा अर्थ हो जाएगा, आपसी भाईचारा। ठीक है। आपको पता है कि भारत जो है ना वो विविधताओं वाला क्या है, देश है। यहाँ जातीय विविधता है, धार्मिक विविधता है, भाषाई विविधता देखने को मिलती है, क्षेत्रीय विविधता अपने यहाँ देखने को मिलती है। तो ब्रदरहुड का मतलब ये होता है कि उपयुक्त जो ये विविधताएं हैं, उपयुक्त जो मैंने नाम लिए, जातीय, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, उपयुक्त या इनके अलावा अन्य जितनी भी विविधताएं हैं, इन विविधताओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मतलब बिना भेदभाव के एक समरसतापूर्ण सामाजिक संरचना की स्थापना करना ही क्या है, आपका बंधुत्व है। ठीक है ना। तो जो बंधुत्व है
इसका मतलब ये हो गया कि जो विविधताएं हैं भारत में मौजूद, उन विविधताओं के बिना या इन विविधताओं के आधार पर भेदभाव किए बिना सामाजिक संरचना या आपसी भाईचारे की क्या करना, स्थापना करना, वही क्या कहलाता है, बंधुत्व कहलाता है। ठीक है। दूसरा, ये जो बंधुत्व है ये स्वतंत्रता एवं समानता, कौन है, स्वतंत्रता एवं समानता के साथ ही, स्वतंत्रता एवं समानता के साथ ही बंधुत्व का जो आदर्श है, कौन सा आदर्श है, बंधुत्व का जो आदर्श है, जो कि कहाँ उल्लेखित है, प्रस्तावना में, ये किससे प्रेरित है, फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। किससे प्रेरित है, फ्रांसीसी क्रांति से क्या है, प्रेरित है। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, ये स्वतंत्रता समानता के साथ ही बंधुत्व का जो आदर्श है वो कहाँ से प्रेरित है, फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। कहने का मतलब ये कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। ठीक है। दूसरी बात, प्रस्तावना में जो आदर्श हैं कौन कौन, न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। फिर कौन है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। फिर कौन सा आदर्श है, समानता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। तो प्रस्तावना में उल्लेखित जो न्याय, जो स्वतंत्रता, जो समानता के आदर्श हैं, ये आदर्श तभी सार्थक होंगे, तभी क्या होंगे, सार्थक होंगे जब किसकी स्थापना की जाएगी, बंधुत्व की स्थापना की जाएगी। क्योंकि यदि बंधुत्व नहीं है, नागरिकों के मध्य आपसी भाईचारा नहीं है, तो प्रस्तावना में उल्लेखित जो स्वतंत्रता है, जो समानता है, जो न्याय है, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। ठीक है ना। तो जो प्रस्तावना में उल्लेखित ये जो आदर्श हैं, ये आदर्श तभी सार्थक होते हैं जब किसकी स्थापना की जाती है, बंधुत्व की स्थापना की जाती है। ठीक है। दूसरी बात, बंधुत्व का एक पक्ष अंतर्राष्ट्रीय भी है, क्योंकि भारत तो हमेशा ही वसुदेव कुटुंबकम की क्या करता है, बात करता है। मतलब भारतीय जो संस्कृति है वो पूरे विश्व को एक परिवार मानती है और सभी के सहअस्तित्व को क्या करती है, स्वीकार करती है। तो इस वसुदेव कुटुंबकम को भी अपने यहाँ बंधुत्व के रूप में क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। ठीक है ना। अगली बात करें, इसका अर्थ हो गया है ना, बंधुत्व का क्या है, आपका अर्थ हो ही गया है। दूसरा, ये कहाँ से लिया गया, फ्रांसीसी क्रांति से। तीसरा, प्रस्तावना के जो आदर्श हैं ये तभी सार्थक होंगे जब क्या होगा, बंधुत्व होगा। और लास्ट आप ये भी ध्यान रखना कि भारतीय जो संविधान है, इस भारतीय संविधान में बंधुत्व की स्थापना करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, बंधुत्व की स्थापना करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो उनकी हम यदि बात करें तो बंधुत्व की स्थापना के लिए एक तो FR की गारंटी दी गई है, बिना किसी भेदभाव के किसकी गारंटी दी गई है, मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। ठीक है ना। दूसरा, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, मतलब कौन, DPSP, इन DPSP में राज्य को निर्देशित किया गया है कि वो सामाजिक एवं आर्थिक समानता, किसकी स्थापना का प्रयास करेगा, सामाजिक एवं आर्थिक समानता की स्थापना का क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है ना। तीसरा उपबंध, तो तीसरा उपबंध जो है वो इन्हीं DPSP में, कौन सा है, इन्हीं DPSP में आर्टिकल कौन सा है, 51 है। बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसकी बात करता है, आर्टिकल 51, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सहअस्तित्व की क्या करता है, बात करता है। मतलब राज्य का एक DPSP या राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व है कि राज्य मतलब भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं सह अस्तित्व में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। कौन सा आर्टिकल कहता है, 51 कहता है। मतलब क्या हो गया कि अपनी जो संस्कृति की मुख्य विशेषताएं है कौन सी, वसुदेव, कौन है, वसुदेव कुटुंबकम, कौन सी, वसुदेव कुटुंबकम, है ना, एक पूरे विश्व को क्या मानना, एक मानना। तो ये जो वसुदेव कुटुंबकम की जो अपनी संस्कृति है, इसको मूर्त रूप दिया गया कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 51 में। ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे जाएं तो जो अपना कौन है, भाग 4A है। ठीक है। इस भाग 4A में आर्टिकल 51A है। इस आर्टिकल 51A में
5 नंबर का जो मूल कर्तव्य है, 5 नंबर का जो कौन है मूल कर्तव्य है, जो ये कहता है कि भारत के सभी जो नागरिक हैं उन नागरिकों के मध्य समरसतापूर्ण एवं आपसी भाईचारे का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रस्तावना में आदर्श दिया गया है कौन सा बंधुत्व है, इसको प्राप्त करने के लिए संविधान में अलग अलग जगह क्या किए गए हैं, उपबंध किए गए हैं। जैसे नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। डीपीएसपी में राज्य को ये एक आदर्श दिया गया है कि वो सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास करेगा। डीपीएसपी में ही आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से अस्तित्व की बात कही गई है। मतलब वसुदेव कुटुंबकम का जो सार्थक रूप है वो कहाँ मिलता है, आर्टिकल 51 में। इसी प्रकार से भाग 4 जो ए है और जो आर्टिकल 51 ए है, इसमें 5 नंबर का जो मूल कर्तव्य है वो भारतीय नागरिकों के मध्य समरसतापूर्ण संबंधों की स्थापना की बात करता है, आपसी भाईचारे की स्थापना की क्या करता है या निर्माण की क्या करता है, बात करता है। ठीक है। ये जो लास्ट मैंने बात बोली है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीछे जो आरएस की एग्ज़ाम लगी है उसमें उसने प्रश्न पूछा था, एक मूल कर्तव्य का उसने क्या कर दिया, नाम दे दिया और बताइए कि इसका क्रम कौन सा है ना। तो क्रम ध्यान रख लेना, क्योंकि 11 ही तो मूल कर्तव्य हैं। पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला, चौथे, पांचवें, इस प्रकार से क्रम में है। तो क्रम पर क्या बनता है, प्रश्न बनता है। तो आप ये थोड़ा सा क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ये तो हो गई किसकी बात, बंधुत्व की। अब हम आगे बात करते हैं, जो अगला शब्द हम ले रहे हैं वो है व्यक्ति की गरिमा। कौन सा शब्द है, व्यक्ति की गरिमा। तो ये भी बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। कौन सा शब्द है, व्यक्ति की गरिमा। तो व्यक्ति की गरिमा का क्या मतलब होता है, व्यक्ति की गरिमा का मतलब होता है कि बिना भेदभाव के जीवन जीना या गरिमा युक्त जीवन जीना। ठीक है ना। कौन सा जीवन जीना, गरिमा युक्त जीवन जीना, वही क्या है, व्यक्ति की गरिमा है। ठीक है ना, वही क्या हो जाएगा, व्यक्ति की गरिमा। इस व्यक्ति की गरिमा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, व्यक्ति की गरिमा की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, व्यक्ति की गरिमा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो बंधुत्व का विकास करके, किसका विकास करके, बंधुत्व का विकास करके या आपसी भाईचारे का निर्माण करके व्यक्ति की गरिमा की रक्षा की जा सकती है ना। किसकी रक्षा की जा सकती है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की रक्षा करके किसकी रक्षा की जा सकती है, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा की जा सकती है। ठीक है ना। बंधुत्व का विकास होगा, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा हो जाएगी। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को अगर हम बनाए रखते हैं तो भी किसकी हो जाएगी, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा हो जाएगी। ठीक है। इस व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में जो है ना बहुत सारे क्या किए गए हैं, उपबंध किए गए हैं। सेम उसी प्रकार से जैसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को किसकी गारंटी दी गई है, मूल अधिकारों की। इन मूल अधिकारों में आर्टिकल 17 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आर्टिकल कौन सा 32 क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसके संदर्भ में, व्यक्ति की गरिमा के संदर्भ में। क्योंकि आर्टिकल जो 17 है ये अस्पृश्यता किसकी समाप्ति की बात करता है, अस्पृश्यता की, मतलब छुआछूत की समाप्ति की क्या करता है, बात करता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 17। ये मानव की गरिमा पर एक क्या हुआ करता था, कलंक हुआ करता था, जिसको समाप्त किया गया है किसमें, मूल अधिकारों में। ठीक है। आर्टिकल 32 की बात करें तो आर्टिकल 32 ये कहता है कि एफआर की प्राप्ति के लिए, किसकी प्राप्ति के लिए, एफआर की प्राप्ति के लिए एवं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए, किसकी रक्षा के लिए, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए हम सीधे ही कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 32 कहता है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप व्यक्ति की गरिमा के संदर्भ में और भी ध्यान रखना चाहो तो एक विवाद आया था, कौन सा, मेनका गांधी विवाद।
कौन सा आया? मेनका गांधी विवाद 1978 में। ठीक है, इस मेनका गांधी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 को व्यापक रूप में क्या किया? परिभाषित किया है। आर्टिकल 21 क्या है? तो आर्टिकल जो 21 है ना, वो ये कहता है कि जीवन जीने का अधिकार है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। कौन सा? आर्टिकल 21। तो मेनका गांधीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि आर्टिकल 21 में जो जीवन जीने का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक जो स्वतंत्रता है, ये मात्र जीवन जीने का अधिकार नहीं है, ये गरिमापूर्ण, कौन सा? गरिमापूर्ण जीवन जीने का क्या है? अधिकार है। और आर्टिकल 21 को एक समेकित मूल अधिकार के रूप में क्या कर दिया गया? परिभाषित कर दिया गया। और गरिमायुक्त जीवन जीने के लिए जितनी भी आवश्यक परिस्थितियां होती हैं, उन सभी परिस्थितियों को किसमें सम्मिलित कर दिया गया? आर्टिकल 21 में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, तो ये किसके संदर्भ में आपको ध्यान में रखने हैं? व्यक्ति की गरिमा के संदर्भ में ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना। आपका आर्टिकल 17 है, आर्टिकल कौन सा है? 32 है। कौन सा हो जाएगा? मेनका गांधीवाद हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो जो आगे का जो शब्द है वो है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। कौन सा शब्द है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द, तो इसमें कोई ज़्यादा इतना स्पेशल नहीं है, फिर भी हमें ध्यान रखना है कि मूल प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था? अखंडता शब्द नहीं था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इस संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि प्रस्तावना में उल्लेखित जो बंधुत्व है ना, जो व्यक्ति की गरिमा का जो आदर्श है, उनकी रक्षा, उनको बनाए रखना तभी संभव है जब राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को क्या रखा जाए? अक्षुण्ण रखा जाए। क्या रखा जाए? उसको अक्षुण्ण रखा जाए। जैसा कि हमारा एक मूल कर्तव्य भी है। क्या है? एक मूल कर्तव्य भी है इसके संदर्भ में। वही आपका भाग कौन सा? भाग कौन सा है? 4। और भाग 4 जो है, इस 4 में कौन, मतलब भाग 4A। ठीक है, और इस भाग 4A में अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद कौन सा? 51A। और 51A में 3 नंबर का जो क्या है मूल कर्तव्य है, वो क्या कहता है कि देश की संप्रभुता, देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का क्या किया जाएगा? प्रयास किया जाएगा। और अगर जरूरत पड़ती है तो राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को क्या रखना है? तत्पर रखना है। ठीक है ना। तो जो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता है, ये अपना एक क्या है? मूल कर्तव्य भी है। इसी प्रकार से उल्लेख जो है ना, वो कहाँ है? DPSP में भी है। इसी प्रकार से कहाँ है? मूल अधिकारों में भी है। ठीक है, ये संविधान की जो प्रस्तावना है, उस संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित जो महत्वपूर्ण शब्द थे, उनका हमने अर्थ भी देख लिया, उनको समझने का प्रयास भी कर लिया, और एक समेकित अध्ययन करते हुए, सामंजस्यपूर्ण अध्ययन करते हुए हमने इसको समझने का क्या किया है? प्रयास किया है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल है ना आपको इस संदर्भ में क्या किए हैं? बताए हैं। ठीक है, अब हम प्रस्तावना के संदर्भ में जो अन्य तथ्य हैं उनकी क्या करते हैं? बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्या बनते हैं? प्रश्न बनते हैं। जैसे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसकी एक बहुत बड़ी आलोचना की जाती है। प्रस्तावना की क्या की जाती है? बहुत बड़ी आलोचना की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की कौन है? प्रस्तावना, ये क्या है? ये नॉन फोर्सिबल है। ये क्या है? नॉन फोर्सिबल है। ठीक है ना। नॉन फोर्सिबल का मतलब ये हो गया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, इसको लागू करना क्या नहीं है? अनिवार्य नहीं है। ठीक है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लागू करना क्या नहीं है? अनिवार्य नहीं है। यही इसकी क्या है? सबसे बड़ी आलोचना है। ठीक है ना। मतलब प्रस्तावना के जो आदर्श हैं, इनको लागू करना क्या नहीं है? अनिवार्य नहीं है। तो अनिवार्य नहीं है तो प्रस्तावना का कोई महत्व नहीं रहा ना फिर। इसी वजह से प्रस्तावना की क्या की जाती है? आलोचना की जाती है। और इसी नॉन फोर्सिबल, मतलब जिससे क्या नहीं किया जा रहा? लागू नहीं करना अनिवार्य है, इसी के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? दंत विहीन व्याघ्र कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? दंत विहीन व्याघ्र मतलब टीथलेस टाइगर। क्या कहा जाता है? टीथलेस टाइगर कहा जाता है, क्योंकि ये नॉन फोर्सिबल है, इसको लागू करना क्या नहीं है? अनिवार्य नहीं है। तो एक तो आपको ये 100% क्या करोगे? ध्यान रखोगे। ठीक है। दूसरी जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें जाए तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसके संदर्भ में के.एम. मुंशी जी ने क्या कहा है? के.एम. मुंशी जी ने ये कहा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। किसकी? संविधान की क्या है? राजनीतिक कुंडली। संविधान की राजनीतिक कुंडली है। सीधा सा प्रश्न बनता है किसने कहा है? ये किसने कहा है? ये के.एम. मुंशी का ने कहा है। इसी प्रकार से पालकी वाला कौन है? पालकी वाला, इन्होंने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्या कहा है? परिचय पत्र कहा है। किसने? पालकी वाला ने। इसी प्रकार से ठाकुर दास भार्गव कौन हुए हैं? ठाकुर दास भार्गव। और ठाकुर दास भार्गव ने इसे संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। किसने? ठाकुर दास भार्गव ने। इसी प्रकार से अर्नेस्ट बारकर, इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। तो ये आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे, क्योंकि इनके ऊपर सीधा सा क्या बनता है? प्रश्न बनता है। ठीक है ना। के.एम. मुंशी महोदय ने तो क्या कहा है? भारतीय संविधान की मतलब राजनीतिक कुंडली, पालकी वाला ने परिचय पत्र, ठाकुरदास भार्गव ने आत्मा, अर्नेस्ट बेकर ने क्या कहा है? भारतीय संविधान की कुंजी कहा है। ठीक है। अन्य तथ्यों में आगे बात करें, इसके अलावा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, इस प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता, एक विवादित विषय है। विवादित विषय ये है कि प्रस्तावना कौन? प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इसके संदर्भ में एक आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। संशोधन किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ये दो बड़े विवादित क्या है? विषय है। तो इसके संदर्भ में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। दो केस, दो विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे, उनमें सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया उसके बारे में आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। कौन कौन से विवाद हुए हैं? एक तो हुआ है कौन सा? बेरुबाड़ी वर्सेस भारत संघवाद। कौन सा हुआ है? बेरुबाड़ी वर्सेस भारत संघवाद 1960 का। और दूसरा आपको ध्यान में रखना है कौन सा? केशवानंद भारती। कौन सा याद रखना है? केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्यवाद। कौन सा याद रखना है? केरल राज्यवाद 1973। ये दो वाद बड़े ही क्या है? महत्वपूर्ण है। बेरुबाड़ी वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया उसके अनुसार प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसीलिए संसद इसमें आर्टिकल 368, इसीलिए संसद इसमें आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के अनुसार संशोधन नहीं कर सकती। कौन से वाद में कहा? बेरुबाड़ी वाद में। फिर आया आपका कौन सा वाद? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले वाले जजमेंट को क्या कर दिया? बदल दिया और ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें क्या कर सकती है? आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के अनुसार संशोधन कर सकती है। परंतु साथ ही में इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था कौन सा? बेसिक स्ट्रक्चर। कौन सा आया था?
बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, है ना, मतलब जिसको बोलते हैं आधारभूत ढांचा सिद्धांत। कौन सा? आधारभूत ढांचा सिद्धांत दिया, ये जरूर ध्यान रख लेना। कौन सा दिया? आधारभूत ढांचा सिद्धांत दिया। ठीक है। निर्णय क्या था सर्वोच्च न्यायालय का? कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, मतलब इसमें अंग मान लिया। ठीक है, किसको? प्रस्तावना को। किसका मान लिया? संविधान का। और ये कह दिया कि संसद आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के अनुसार, 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के अनुसार क्या कर सकती है? संविधान इसमें प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। किसने कहा ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा संशोधन कर सकती है। कौन? संसद। ठीक है। परंतु ये जो सिद्धांत है ना, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी या आधारभूत ढांचा सिद्धांत, इसके आधार पर वर्तमान समय में स्थिति क्या है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये अंग है या नहीं है। तो वर्तमान स्थिति ये है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान का क्या है? अंग है। ध्यान रख लेना, संविधान का क्या है? अंग है, जरूर ध्यान रखना। दूसरा, संसद क्या कर सकती है? संसद आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तावना में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। संशोधन कर सकती है। ठीक है, ये वर्तमान स्थिति है। और तीसरी बात, जैसे ही कौन सा सिद्धांत आया? आधारभूत ढांचा सिद्धांत। तो इसके अनुसार क्या निष्कर्ष निकला कि यदि प्रस्तावना में संविधान का मूल ढांचा आता है, प्रस्तावना में संविधान का क्या आता है? मूल ढांचा आता है। ठीक है ना, तो संसद क्या नहीं कर सकती? संसद क्या नहीं कर सकती? उस मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती या संशोधन नहीं कर सकती है। ये है वर्तमान की स्थिति। कौन से वाद के बारे में? केशवानंद भारती वाद के बारे में। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्या बनता है, यहाँ से प्रश्न बनता है। बेरुबाड़ीवाद में तो क्या कहा कि प्रस्तावना जो है ना वो संविधान का क्या नहीं है? अंग नहीं है, संशोधन नहीं कर सकती। संसद आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के अनुसार संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती में क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संसद क्या कर सकती है? 368 की प्रक्रिया के अनुसार संशोधन कर सकती है। परंतु कौन सा सिद्धांत दिया इसमें? आधारभूत ढांचा सिद्धांत दिया। क्या कहता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि संविधान की कुछ ऐसी मूल विशेषताएं हैं, यदि उन मूल विशेषताओं को संविधान से अलग कर दिया जाएगा, उनको संविधान से हटा दिया जाएगा, तो संविधान का कोई महत्व नहीं रहेगा। मतलब ये हो गया कि जैसे हमने कोई बिल्डिंग बनाई, कोई इमारत बनाई, अगर उस इमारत की नींव ही हम अलग कर देंगे तो उस इमारत का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। सेम उसी प्रकार से संविधान की कुछ मूल विशेषताएं हैं, उन मूल विशेषताओं में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई संशोधन संसद नहीं कर सकती है। और यही बात किस पर लागू होती है? प्रस्तावना पर, कि प्रस्तावना में यदि संविधान का मूल ढांचा आता है तो आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के अनुसार संसद उसमें क्या नहीं कर सकती? संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है। अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो संशोधन अब तक भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन कितनी बार हुआ? एक बार। कितनी बार हुआ है? एक बार ही हुआ है। और वो भी कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसके द्वारा कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन सा? समाजवादी, ठीक है ना। कौन सा शब्द जोड़ा गया? पंथ निरपेक्षता। कौन सा शब्द जोड़ा गया? पंथ निरपेक्षता। और तीसरा जो शब्द है वो आपका जोड़ा गया था कौन सा? अखंडता शब्द। तो अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? 2 बार ही क्या हुआ है? संशोधन एक बार ही क्या हुआ है? संशोधन। कौन से के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन। कितने शब्द जोड़े गए? 3। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और कौन सा शब्द जोड़ा गया? अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है। आगे हम बात करें तो जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में उल्लेखित जो शब्द हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उन शब्दों के ऊपर भी क्या बनता है? प्रश्न बनता है।
जैसे कि क्या बनता है, बहुत बार क्या पूछा गया है, इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया है, सीधा सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग, कौन आती है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता और उसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, है ना, उपासना की स्वतंत्रता, साथ ही में प्रतिष्ठा, अवसर की समानता उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, फिर बंधुत्व, है ना, ये सारे शब्द आते हैं। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है। तो भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हो गया भाई, 2 बार। प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोक शब्द का उल्लेख तो 1 बार, नागरिक शब्द का उल्लेख 1 बार, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ एक वर्तमान का एक मुद्दा भी आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत, क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है ना, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, क्या होगा, शैल बी ए क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। मतलब ये हो गया कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 1 है, कौन है, आर्टिकल 1 है, इस आर्टिकल 1 में कौन से शब्द का उल्लेख है, इंडिया शब्द का, कौन से शब्द का उल्लेख है, भारत शब्द का, क्योंकि इंडिया का मतलब क्या है, भारत है। बाकी आगे क्या है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट होगा, मतलब राज्यों का क्या है, संघ होगा, राज्यों का संघ है, ठीक है ना। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी सर्वोच्च न्यायालय में PIL लगी है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में जो इंडिया शब्द है, इस इंडिया शब्द को बदल देना चाहिए और इसके स्थान पर भारत शब्द या हिंदुस्तान शब्द जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि याचिकाकर्ता का ये मानना है कि इंडिया जो है वो अंग्रेज़ों की गुलामी का क्या माना गया है, शब्द माना है उन्होंने। और सर्वोच्च न्यायालय में क्या दायर की गई है, PIL दायर की गई है कि इंडिया शब्द को हटाइए और उसके स्थान पर कौन सा शब्द जोड़िए, भारत। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में भारत जो शब्द है ना वो 2 बार उल्लेखित है और संविधान में कितनी बार उल्लेखित है, 1 बार उल्लेखित है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 1 में, इंडिया दैट इज भारत के नाम से, ठीक है। तो 3 शब्दों का उल्लेख है, प्रस्तावना में 2 बार और संविधान में 1 बार, और वो भी कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 1 में, ठीक है। करंट के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का जो मैटर है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मतलब प्रस्तावना जो है ना वो आज हमारी क्या है, कंप्लीट है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको प्रस्तावना पढ़ाई है, अगर एक बार प्रस्तावना के ऊपर मेरे द्वारा बनाए गए जो वीडियो हैं वो उनको अगर आप देख लेते हो तो किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, आपका एक भी प्रश्न क्या नहीं होगा, आउट नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।